नमस्कार छात्रों, मैं मनीषा दीपक चौगले श्रीमती अक्काताई ज्ञानालय हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज से मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 दूसरा पार्ट निराला भाई और उसकी लेखिका है महादेव वर्मा, इस पाठ का पढ़ना प्रारंभ किया था। शुरुआत में महादेव वर्मा का जीवन परिचय और हमने 2 परिचितों को संक्षिप्त रूप से पढ़ाया था। तो आइए बाकी परिचय को हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने मैथिली शरण गुप्त जी किस प्रकार अतिथि बनकर निराला जी घर में आए हुए थे और निराला जी ने उनका आदर सम्मान किस प्रकार किया, यह हमने देखा। तो हम अगले परिच्छेद में हम यह देखने वाले हैं, तारों की छाया में उन दोनों मर्यादावादी और विद्रोही महाकवि ने क्या कहा सुना ये मुझे ज्ञात नहीं, पर सवेरे गुप्त जी को ट्रेन में बैठाकर वो मुझे उनके सुख शयन का समाचार देना न भूले। देखिए, लेखिका यह बताना चाहती है, एक तारों की छाया में मैथिली शरण गुप्त जी एक आनंद के साथ सोए हुए थे और उसी वक्त दोनों मर्यादावादी और विद्रोही, मर्यादावादी ने शांत तरल स्वभाव के व्यक्ति ने मैथिली शरण गुप्त और निराला जी को विद्रोही स्वभाव के व्यक्ति थे, ऐसे लेखिका कहती थी। और वहां पर जब निराला जी उनको जो ब्यौरा है तपशील वो लेखिका को बता रहे हैं, ये लेखिका बताती है। ऐसे अवसरों को कमी नहीं, जब वे अकस्मात पहुंचकर कहने लगे, इक्के पर कुछ लकड़ियां, थोड़ा घी आदि रखवा दो, अतिथि आए, घर में सामान नहीं है। देखिए, अचानक एक दिन निराला जी लेखिका के घर आते हैं, क्योंकि उनके घर में सामान नहीं था, तो वह इक्के में कुछ लकड़ियां, थोड़ा घी आदि लेने के लिए आए थे। तो वह निराला जी लेखिका को कहते हैं, अतिथि आए, घर में सामान नहीं है। तो लेखिका वहां पर क्या कहती है, देखिए, जहां पर उनके घर में अतिथि भोजन करने आ जावे, इस दृष्टि को बालकों को जैसा विस्मय छलक उठता था। उनके घर में कोई मेहमान आ गए ना, तो वो खुशी की लहर उनके वहाँ पर लहर दौड़ती थी, और यह लहर दौड़ने के साथ साथ वहाँ पर उनका घर समझ कर आए हैं, या कैसे कहा जावे कि उन्हें भोजन के लिए दूसरे घर जाना होगा। जब लेखिका बताना चाहती है कि निराला जी के घर में कोई मेहमान आ गए तो उनके घर में कुछ सामान नहीं होता था, तब मैं कहती थी कि हमारे घर में खाने के लिए आ जाए। लेकिन देखिए, एक बालकों के जैसा विस्मय झलक होता था, वैसे निराला जी के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। वो खुशी से उनके घर में उन्हें लेकर जाते थे और उनका आदरातिथ्य करते थे। भोजन बनाने से लेकर जूठे बर्तन मांजने तक का काम वो अपने अतिथि देवता के लिए सहर्ष करते थे। आतिथ्य की दृष्टि से निराला जी में वही पुरातन संस्कार है जो इस देश के ग्रामीण किसान में मिलता है। देखिए, लेखिका यह बताना चाहती है कि उनके घर में जो मेहमान आते थे ना, वो उनका जो आतिथ्य है वो खुशी खुशी के साथ वह करते थे, क्योंकि हमारे देश में अतिथि देवो भव यानी अतिथि को देवता मानते हैं। और उसी प्रकार देखिए, हमें भी इस निराला जी की तरह अतिथि को देवता मानना चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। और उसी प्रकार यहाँ पर निराला जी करते हुए नजर आते हैं। और यह जो संस्कार है यहाँ पर देश के ग्रामीण में, किसान में मिलता है। उनकी व्यथा की सघनता जानने का उन्हें एक बार अवसर मिला, यानी उनके जीवन में कौन सी व्यथा है, दुख है, पीड़ा है, यह लेखिका को जानने का अवसर मिलता है। एक दिन श्री स्मितनंदन दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे। उस बीच घटित को साधारण और अघटित को समाचार मानने वाले किसी समाचार पत्र ने उनके स्वर्गवास की झूठी खबर छाप डाली। देखिए, उनके जीवन की व्यथा, किसी ने उनकी स्वर्गस्थ होने की झूठी खबर छापने के बाद लेखिका को बहुत दुख हुआ, दिल को चोट पहुंची। और यह हो जाने के बाद एक दिन निराला जी आकस्मिकता के साथ यानी अचानक उनके घर आ पहुंचे, और समाचार छिपाने का भी उन्हें अवकाश भी न पा सके। अवकाश का अर्थ मौका। जब उनके घर में निराला जी आ जाते हैं अचानक, तब उन्हें समाचार पत्र छिपाने का अवसर भी उन्हें नहीं मिला, क्योंकि उन समाचार के सत्य पर उसे विश्वास ही नहीं था। जब निराला जी ऐसे अवसर पर उनकी शक्ति ही
खो बैठते हैं। तर्क यानी अनुमान। जब निराला जी उन समाचार पत्र को देखते हैं वो बहुत स्तब्ध हो जाते हैं, उन्हें बहुत दुख हो जाता है। क्या? तो देखिए, लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। किसी अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श इस पाषाण में परिवर्तन हो जाता है। जब निराला जी को पता चलता है तो वह स्तब्ध की तरह रह जाते, मौन की तरह रह जाते, क्योंकि उनके दिल को आघात पहुंचा हुआ था यह खबर सुनकर। तब उनके जो तरंग है वेदना की तरह पाषाण पत्थर में परिवर्तन हो गया था। उनकी जो झुकी पलकें हैं, इस पलकों के घुटनों पर चुनने वाली आंसू की बूंदें बीच में ऐसी चमक जाती थी जब प्रतिमा से जड़े जूही के फूल हो। देखिए, यहाँ पर लेखिका बता रही है उनकी जो आंखों में आंसू, यहाँ पर आंसू की बूंदें टप टप गिर रही है और वह इतना उसे दुख हो रहा है। यह दुख की चेहरा देखकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा था। स्वयं अस्थिर होने पर भी निराला जी को सांत्वना देने के लिए स्थिर होना पड़ा। एक दिन क्या हो जाता है, एक दिन जब लेखिका निराला जी को समझा रही है, उसे हिम्मत दे रही है और हिम्मत देने के साथ साथ जब समाचार डालने के लिए तार दिया तो व्यथित प्रतीक्षा की मुद्रा में तब तक बैठे रहे जब तक रात में उनका फाटक बंद होने का समय आ गया हो। फिर देखिए, यह जहाँ पर निराला जी यह बात सुनकर वह बाहर चले जाते हैं, जब तक उसका फाटक, लेखिका का फाटक बंद नहीं होता और वह घर में चले जाते, वो एक पार्क में, बगीचे में बैठ जाते हैं। वहाँ पर बहुत दुखी हो जाते हैं और उसी दुखी मन से वह बाद में सुबह 4 बजे फाटक खटखटाकर जब लेखिका के घर आ जाते हैं और वह पूछते हैं, क्या पूछते हैं देखिए, वहाँ पर उत्तर के संबंध में यह पूछते हैं और लेखिका को कि वह तार का कोई संदेश आया, तो लेखिका उस संबंध में उत्तर दिया उसने कि रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी धूप पर बैठे सवेरे प्रतीक्षा कर रहे थे। लेखिका बता रही है जब निराला जी उस तार का जब तक उत्तर नहीं आता तब तक वह वहाँ पर बैठे रहे थे, निशब्द, शांत और मौन धारण कर बैठे हुए थे। तो उसी प्रकार देखिए, लेखिका कहना चाहती है उनकी निशब्द पीड़ा, निशब्द का पीड़ा है बहुत मौन की तरह उनकी जो दुख है, और यही दुख जब उनका मुकर हो सकी थी, उनकी हालत दिखाई दे रही थी, तब वे इतना कह सके आप भी में गिरते हैं। यानी यहाँ पर देखिए, यह उनका पथ का जो साथ था वह रास्ता कम अकड़ता था और पर बात सोच कर उसे थकावट होती थी। अकड़ते में दुखदायक उसका जो रास्ता था इतना कष्ट से भरा हुआ था, दुख हुआ होता था कि यह उनकी बातें सुनकर क्यों ऐसा उन्होंने किया, यह वो सोच सोच कर वह निशब्द खड़े हुए थे, वो बहुत दुखी थे और वहाँ पर उन्हें थकावट महसूस हो रही थी। आगे देखिए, लेखिका क्या बताना चाहती है, पुरस्कार के रूप में मिले जो धन का कुछ अंश भी क्या वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते। पूछने पर उसी सरल विश्वास के साथ कहते हैं वह तो संकल्पित आते हैं, अपने लिए उसको उपयोग करना अनुचित नहीं होगा। जो देखिए, लेखिका बताना चाहती है जहाँ पर उनके पुरस्कार के रूप में कुछ धन मिलता था, वह धन खुद के लिए वह धन पैसा का उपयोग नहीं करते थे। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया था। क्या किया था देखिए, जो किताब या साहित्य किताब से उन्हें जो पुरस्कार मिलता था उस पुरस्कार के रूप में जो उन्हें धन मिलता था वह धन साहित्यिक सेवा में लगा दूंगा, वो खुद के लिए नहीं लूंगा, यह उन्होंने ठान लिया और यह पैसे का उपयोग स्वयं के लिए नहीं किया। वो दूसरों के मदद के लिए, दूसरों के सहयोग, दूसरों के मदद के लिए वो उन्होंने यह पैसा लगा दिया था। फिर देखिए, उसे व्यवस्थित करने से सभी प्रयास निष्फल रहे। आज तक लेखिका कहती है मुझे दुख नहीं है क्योंकि यह कल्पित सांख्य में वह समा गए थे, यह उनकी विशेषता बता रही है। उनकी अपरिग्रह वृत्ति के संदर्भ में बातें हो रही थी। लेखिका क्या कहती है देखिए, अपरिग्रह के दानशूर, कितने दानशूर व्यक्ति वाले हैं। एक बार उनकी वसंत ने परिहास की मुद्रा में कहा, मजाक के रूप में कहा, तब तो आपकी मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, लेखिका मधुकरी का अर्थ यहाँ पर बताने की कोशिश किया है। मधुकरी का अर्थ है भोजन की भिक्षा। तो देखिए, यहाँ पर लेखिका बताना चाहती है जब वहाँ पर उसके परिहास की दृष्टि में वहाँ पर वसंत ने कुछ व्यंग तीखा बोलने की कोशिश किया, तब वहाँ पर लेखिका दुखी नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर देखिए अपरिग्रह की वृत्ति का अर्थ है पेट भर खाने के लिए और पेट भर पहनने के लिए इतना ही बस उन्हें होता था, क्योंकि जो भी उनके पास पैसे थे उतने भी समाधान मानते थे निराला जी, और वह दूसरों
दूसरों के लिए वो जो दान है वो दान करते थे और उसके कुछ खुद के पास जितना पैसा था वो दूसरों के लिए देते थे, यही उनकी वृत्ति थी। लेकिन देखिए यहाँ पर उन्हें जब मधुकरी खाने, जब उनका जो स्वभाव था लालची नहीं था उनका स्वभाव, और उसी प्रकार उनके भविष्य के लिए वो कभी भी पैसा नहीं जमा करते थे। और लेखिका बताना चाहती है कि उन चीज़ों से वो जरा भी प्रभावित नहीं हुए थे। जब उस व्यंग का जवाब का उन्हें असर नहीं हुआ था, क्योंकि उन्हें जो वो कहते हैं मधुकरी आप भी खाते हैं, तो देखिए उन नदियों का जो भी उन्होंने जो सृजन का कार्य किया था, वो लेखन का कार्य किया था, उसने हिंदी साहित्य का खजाना वहाँ पर भर गया था। और लेखिका कहती है हिंदी साहित्य संपन्न भी हो गया था, लेकिन ऐसे महान कवि भिक्षा मांगकर अपने जीवन निर्वाह का कभी भी किसी तरह काम करना पड़ा था। लेकिन देखिए इतने महान कवि है जो उन्हें भिक्षा मांगकर वो जीवन निर्वाह करना कभी नहीं देखे। वह आने वाले समय किसी ने कहा था निराला जी ऐसे जीवन जिया था जो कोई भी उसे ऐसे जीवन जिया था ऐसा कोई भी यकीन नहीं कर सकता था, क्योंकि उनका जो भी दानशूर वृत्ति था, यह दानशूर वृत्ति यहाँ पर दिखाई दिया है। आगे देखिए उसी अनुताप पश्चाताप की लहर से विनोद की प्रशांत धारा से तैरता हुआ जब उत्तर आया मधुकरी आप भी खाते हैं। देखिए मैंने आपको बताया क्योंकि उन्हें साहित्य का कोश समृद्ध था और उसी प्रकार वह आने वाले युग विश्वास करने से एक कठिन काम था, ऐसे लेखिका बता रही है। गेरू में दोनों मलिन अधुग्रस्त। अब देखिए गेरू का अर्थ है लाल मिट्टी से भरा मैला कुचला धोती यानी केसरी रंग का था। देखिए लेखिका यहाँ पर निराला जी के चरित्र चित्रण किस प्रकार किया है यह बताने की कोशिश किया है। आपको पाठ पर आधारित लघुतरी प्रश्न पूछा जा सकता है। वह प्रश्न है निराला की चारित्रिक विशेषता है। तो आप देखेंगे हम यहाँ पर उनकी चारित्रिक विशेषता क्या है हम इस परिच्छेद से देखेंगे। देखिए जब गेरू में दोनों मलिन अधोवस्त्र और उत्तरे कब रंग डाल गए इसका लेखिका को पता नहीं था, क्योंकि देखिए अधोवस्त्र यहाँ पर देखिए अधोवस्त्र का अर्थ है यहाँ पर लेखिका ने कहा है कमर के नीचे जो वस्त्र यानी जो गेरुआ वस्त्र यानी पायजामा होता था, धोती होता था और उत्तरी ऊपर का जो कपड़ा होता था पहना हुआ यह यानी कमीज इसे कहते हैं अधोवस्त्र। तो देखिए इन दोनों उन्होंने जब केसरी रंग में आता गेरू रंग में कब रंग गए ये उसे पता ही नहीं चलता था। जब एकादशी के सवेरे स्नान हवन आदि जब निकले तो गैरिक परिधान पहन चुके थे। फिर देखिए अंगोछों का अभाव था, अंगोछा ने तौले का अभाव था। वस्त्रों के रंगों में अधिकता के कारण जहाँ पर उनके मुंह हाथ आदि भी नहीं तो विशाल शरीर भी क्या हो गया था गैरिक हो गया था उनका। और वह सुनहरे धूप में देखिए धुला गेरू के पर्वत का कोई शिखर भी हो ऐसा उसका पूरा शरीर यहाँ पर क्या हुआ था गेरुआ रंग से भरा हुआ था। फिर देखिए अब ठीक है बोले उन्होंने जहाँ पहुंचे किसी नीम पीपल के नीचे बैठ गए और 2 रुपया मांगकर खा ली और गीत लिखना शुरू कर दिया। आगे लेखिका क्या बता रही है देखिए निराले जी के व्यक्तित्व के बारे में तो हम देखने वाले हैं। इस सर्वदा नवीन परिच्छेद का उपसंहार यानी अंतिम कहाँ और कैसा होगा यह लेखिका बता रही है। और वो सोचते से उत्तर भी इसने दिया आपके संन्यास में मुझे इतना लाभ हुआ जो साबुन के कुछ पैसे बचेंगे। यहाँ पर देखिए आपको लेखिका इस परिच्छेद से आपको स्वाध्याय के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन सा देखिए लेखिका के परिच्छेद का उपसंहार लाभ और हानि इस प्रकार होगा। तो लेखिका क्या बता रही है देखिए लाभ किस प्रकार होगा तो देखिए साबुन के कुछ पैसे बेचेंगे और दूसरा गेरू वस्त्र तो मैले दिखाई नहीं देंगे, इस प्रश्न का जवाब आता है। और दूसरा हानि कौन सा होता है देखिए तो देखिए जाने कहाँ का छप्पर डालवाना पड़ेगा और धूप और वर्षा से पूर्णतया रक्षा करने वाले नीम और पीपल इस कम ही है ये इसका जवाब हम यहाँ पर देखा। तो देखिए आपको जब आकलन के लिए प्रश्न पूछा रहा है तो आप इसका जवाब लिख सकते हैं। फिर देखिए मन में एक बार प्रश्न उठता था, कौन सा प्रश्न उठता था देखिए क्या इस देश में सरस्वती अपने वैरागी पुत्रों का परंपरा अशून्य रखना चाहती है। अशून्य का अर्थ है अखंडित। और उसी प्रकार इस राह पर
पहले कदम रखने की शक्ति किसमें दिखाई देती है? निराला जी में दिखाई देती है। देखिए छात्रों, हमें भी राह में कितना भी संकट मुसीबत आया तो हमें इस संकट और मुसीबतों का सामना करके आगे बढ़ना है। कभी उदास हताश नहीं होना है। एक बार हार गए तो दूसरी बार आपको क्या करना है? जीत हासिल जरूर करना है। इसलिए प्रयत्न कोशिश करना चाहिए, जिस प्रकार निराला जी करते थे। निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण व्यक्ति थे और उसी प्रकार उनका जो विरुद्ध तत्व का जो सामंजस्यपूर्ण संधि थी यानी विद्रोह व्यक्ति का तालमेल जो बरतते थे और उसी उनका जो सामंजस्यपूर्ण समझौता के साथ वो चलते थे, उस विशाल दिल डोल देखने के लिए यहाँ पर देखिए छात्रों, दिल डोल का अर्थ है यहाँ पर कदकाठी और उसी प्रकार देखिए उसका जो दूसरों के साथ व्यवहार था वह समझदारी के साथ होता था और उसी प्रकार देखिए उनके हृदय में कभी डर उत्पन्न कर देता था, लेकिन उसकी मुख की सरल उनके चेहरे पर आत्मीयता दूर करती जा रही थी और उसके चेहरे पर आत्मीयता की तरह दिखाई दे रहा था। कभी भी किसी से डरते नहीं थे और जो भी संकट मुसीबत आता था उसे सामना वो जरूर करते थे। यहाँ पर देखिए लेखिका यह बताना चाहती है कि निराला जी के व्यक्तित्व का रूप कैसा था और यहाँ पर उनका चरित्र चित्रण किस प्रकार है यह हम अब तक देखा। तो आपको स्वाध्याय के लिए यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। देखिए आकलन के लिए आपको यह प्रश्न पूछा जाएगा, तो देखिए कौन सा? लेखिका परिच्छेदों का उपसंहार, लाभ और हानि इस प्रकार होगा। तो इसका जवाब हमने परिच्छेद में बताते बताते आपको बताया था, तो आप उसे ढूंढकर लिखिए। दूसरा शब्द संपदा के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है, विरुद्धार्थ शब्द यानी विलोम शब्द, लाभ, न्याय, स्वच्छ और सफलता। और आपको समार्थ शब्द के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है, समीर, निंदा, उपसंहार और वैरागी। और यह आपको 2 गुणों के लिए पूछा जा सकता है शब्द संपादे के लिए। और दूसरा अभिव्यक्ति के लिए आपको प्रश्न यह पूछा जा सकता है, मनुष्य का इतिहास क्रूर और नासमझी का है, यह अपने विचार यहाँ पर स्पष्ट कीजिए। यह आपको 2 गुणों के लिए पूछा जाएगा। तो देखिए छात्रों, यहाँ तक हमने इस पार्ट 2 में कि निराला जी के जो व्यक्तित्व है और व्यक्तित्व के साथ उसका चरित्र विशेषता क्या है यह हम देखा। तो पार्ट 3 में हम यहाँ पर यह देखने वाले हैं कि निराला जी उनके व्यक्तित्व, क्रांतिकारी व्यक्तित्व का रूप किस प्रकार है यह हम देखने वाले हैं। तो धन्यवाद छात्रों, अब तक मैंने आपको जो पाठ पढ़ाया है उस पाठ में से आपको अभिव्यक्ति के लिए जो मैंने प्रश्न दिया है वो आपको स्वाध्याय लिखना है।